माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, इसका इको हटा दो भाई साहब, इको एकदम हटा दो, प्लेन कर दो। माहेश्वरी फ्रेंड्स क्लब के इस समागम में आप सब आज बहुत देर से यहाँ नवरात्रि और दशहरे के बाद एक ऐसे मिलन समारोह में उपस्थित हुए हैं जहाँ आपकी इच्छा, तमन्ना, श्रद्धा और भक्ति कहीं न कहीं आपके अंतर मन में बैठे हुए रस देवता को नमन करने की रही है। हमारे बीच हमारे अन्य शेष कवि और कवित्री भाई हिमांशु जी बवंडर मुंबई से और निशा पंडित उज्जैनी से पहुंच चुकी हैं। मैं भरत भाई, हमारे वो कवि कवित्री की गाड़ी आ गई है, निवेदन है अपने एक दो साथी कृपया उन्हें मंच तक ले आएं। बस इतनी ही प्रतीक्षा थी। आप सब ने बहुत अच्छा सम्मान किया, बहुत अच्छे गरबे किए। मैं देख रहा था कि पूरी तन्मयता से मातृ शक्ति गरबे में तल्लीन थी और जो देवी आराधना के इस पर्व पर हम कहीं न कहीं गरबा रास करके अपने अंतर मन के उल्लास को बढ़ाते हैं, वो उल्लास आपने बढ़ाया। हिमांशु बवंडर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सब टीवी फेम हिमांशु बवंडर हमारे बीच उपस्थित है। हमारा परम सौभाग्य है कि मुंबई से सीधे चलकर आज माहेश्वरी फ्रेंड्स क्लब में हिमांशु बवंडर जी पधारे। बहुत बड़े लाफ्टर विनर हैं। और निशा जी पंडित जो कि बहुत उम्दा कवित्री है, देश की जानी मानी कवित्री हैं, हम इन दोनों का स्वागत करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे फ्रेंड्स क्लब के महानुभाव, आप ही ले लीजिए माइक और बुला लीजिए। मिला भाभी से बोलूँगा कि वो उनका सम्मान करे और उनके साथ ही उनको सम्मान पत्र भेंट करे। उसके बाद मैं गोविंद जी से कहूँगा कि वो बवंडर साहब का स्वागत करें और मैं आ रहा हूँ आपके साथ। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा हमारे बीच प्रोफेसर श्याम सुंदर जी पलोड़ की धर्म पत्नी, जो कि हमेशा उनके साथ देती है और उन्हीं की प्रेरणा से मुझे लगता है कि श्याम कंवर साहब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ गायत्री दीदी को कि वो मंच पर आए और उषा जी राठी को अनुरोध करती हूँ कि वो गायत्री जी का सम्मान करें। हो गया स्वागत सम्मान संपन्न। आइए दादाजी बैठ जाइए। इस क्लब के इस आयोजन में दिखाई दे रहा है माहेश्वरी फ्रेंड्स क्लब। निसंदेह इस नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जहां मित्रता के समस्त आयाम मौजूद हों। एक बहुत अच्छी टिप्पणी कर रहा हूं हिमांशु, फ्रेंड्स के लिए सबसे अच्छी बात मैं आपको भी किसी ने कभी नहीं बताई होगी, मैं बताना चाहता हूं, वहीं से बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, भारत में अति प्राचीन काल से हम वेदों का अध्ययन करते चले आ रहे हैं और उन वेदों ने 7 तरह के सुख इंसान के लिए मुकर्रर किए हैं, ये तो आपको पता है।
जो कहना चाह रहा हूं वो नहीं पता है। 7 सुख वेदों में भारत में मनुष्य के लिए, इंसान के लिए जो मुहैया किए गए, मुकर्रर किए गए, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुंदर हो वासा, छठा सुख सज्जन हो पासा, और 7वां सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे जन नहीं जग बहु तेरे। यानी जो मित्र घनेरे हों, जो फ्रेंड्स हों, जो दोस्त हों, उनका जो घनेरापन हो, वो हमारे सुखों की संपूर्ण वेदों की जो बात है, जो 7वां महत्वपूर्ण सुख है। एक बात आपको बता दूं, इन 7 सुखों में छठा और 7वां सुख ही ऐसा सुख है जो हमें अपने कर्म से ही हासिल होता है। बाकी सब सुख, पहला सुख निरोगी काया, ईश्वर आदरणीय आजाद जी की कृपा हो जाए तो हमारी काया निरोगी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। दूजा सुख घर में हो माया, माँ लक्ष्मी कृपा करेगी तो ही माया होगी। तीजा सुख कुलवंती नारी, भूतड़ा जी को पता ही नहीं कि ये सुख उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले पता नहीं था। भाभी जी अब आप आ गए तो मिल गया। हाँ, तो 4 दशक कोई ज्यादा थोड़ी होता है, पहले तो 200-200 साल लोग जीते थे। अब तीजा सुख कुलवंती नारी मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी भी हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं। 5वां सुख सुंदर हो वासा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, किस्मत में होगा तो वास अच्छा मिलेगा। और छठा सुख सज्जन हो पासा, ये आपके हमारे बस में है कि हम किन लोगों की संगत करें। सज्जन लोगों के साथ रहेंगे तो सज्जनता आएगी, दुर्जन लोगों के साथ संगत करेंगे तो दुर्जनता आएगी। इसलिए सज्जन हो पासा ये हमारे बस की बात है। और मित्र घनेरे ये भी हमारे बस की बात है। इसलिए माहेश्वरी फ्रेंड्स क्लब के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए कि ये सब मित्र घनेरे हैं जो आज यहाँ अपने अधरों की मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले मंच पर बैठे हुए कवि और कवित्रियों से आपको परिचित करवाना चाहता हूं, आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। मित्रों, देवियों, सज्जनों, मंच के इस ओर ये जो बैठे हुए हैं महामानव, इनको हमने हिंदुस्तान से आयात किया है। आप ये न समझें कि ये साउथ अफ्रीका से आए हैं, कोई साउथ अफ्रीका से नहीं आए, ये विशुद्धतम भारतीय हैं और इन पर टैग लगी हुई है भारत की। हमारे इंदौर के पास में एक नगर है बेटमा, उस बेटमा से निकलकर वाह वाह क्या बात है में लगातार अपने हास्य की प्रस्तुति देकर इस देश के कोने कोने में अपने हास्य से जाने पहचाने जाने वाले संजय खत्री आज हमारे बीच उपस्थित है। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। जोरदार तालियां संजय खत्री जी के सम्मान में बजाइए। ये इस कोने पे बैठे, ये इस कोने पे बैठे। हमारे मालवा में जो कोना दाब के बैठते हैं उनको कांकड़ का भेरू कहते हैं। कहते हैं तो एक कांकड़ के भेरू ये और दूसरे कांकड़ के भेरू इधर बैठे हुए हैं। खाचरोद मध्य प्रदेश का एक ऐसा नगर है जहाँ के एक शासकीय विभाग में, जिसे हम कोर्ट कचहरी कहते हैं, उस कोर्ट कचहरी में बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी के रूप में एक हंसाने वाला, एक पैरोडी करने वाला किरदार जो मंच और माइक पर खड़ा होता है तो लोगों को लगता है कि ये होशो हवास में है या नहीं, इसका एहसास नहीं हो पाता। किंतु मित्रों, जब वो माइक पर आता है तो आप अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा एक बहुत उम्दा कलाकार भाई विष्णु विश्वास हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियां विष्णु विश्वास के सम्मान में बजाइए। पूरे मंच पर एक ही मात्र शक्ति है, भले ही फ्रेंड्स क्लब में बराबर बराबर मात्रा में, बल्कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स क्लब में सहेलियां ज़्यादा है, दोस्त कम हैं।
ये आप सबने सोच समझ कर ही, इसीलिए हमको पहले ही कह दिया था भरत भाई ने कि एक कवित्री जरूर लाना। मेरे को नहीं मालूम भरत भाई का उद्देश्य और इच्छा क्या थी। मैं राठी जी की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप ऐसा ना समझे, उनने तो कहा ही नहीं कुछ भी मेरे को, ये इनने ही कहा था। मैं इनके घर में झगड़े नहीं करवाना चाहता, पर मैं आपको ये बताना चाहता है कि इनने कहा था कि एक कवित्री जरूर लाना। हमारे बीच बाबा महाकाल की नगरी से हमारी छोटी बहन, जो निसंदेह अपने स्वर से, अपने कंठ से निकलने वाली सरस्वती से लोगों को आह्लादित कर देती है, उत्साहित कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती है। आपके कदमों को थिरकन जो अभी गर्भों पर मिली, वो थिरकन जिस कवित्री के गीतों से मिल सकती है, ऐसी आदरणीय निशा पंडित हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियां बजाइए निशा पंडित जी के सम्मान में। और मित्रों, ये जो दुबला पतला अदाकार आपके बीच दिखाई दे रहा है, मुंबई की माया नगरी में विगत 5-6 वर्षों से लगातार जिन जिन टीवी चैनल के जरिए आप तक पहुंच रहा है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने इन्हें टीवी पर देखा, लेकिन जिसने भी देखा, कभी सुष्मिता सेन के साथ देखा, कभी शेखर सुमन के साथ देखा, कभी सोनू सूद के साथ देखा, जो सब टीवी के कॉमेडी सुपरस्टार के 39 एपिसोड तक लगातार विनर होकर एक कलाकार जो हमारे ही करीब से निकलकर मुंबई में आजकल स्थापित हो गए, ऐसे हिमांशु बवंडर, जो और भी अनेक टीवी चैनल पर हंसाने का मुखिया कौन, एक और किसान चैनल पर एक कार्यक्रम आता था, ऐसे न जाने कितने कार्यक्रमों में टेलीविज़न के माध्यम से आप सबसे रूबरू होता आया। ये हम सबका परम सौभाग्य है, या ये कहूँ कि ये माहेश्वरी फ्रेंड्स क्लब के हमारे इन दोनों महानुभावों और हमारे आदरणीय पारस जी बाहेती साहब ने विशेष आग्रह करके कि हिमांशु बवंडर को जरूर लेकर आना। इनके इस आग्रह को मैंने स्वीकारोक्ति दी। मेरे पुत्र तुल्य हिमांशु बवंडर आज यहाँ मंच पर विराजित है। एक बार जोरदार तालियां हिमांशु बवंडर। इनका ज़्यादा परिचय मैं इसलिए नहीं दूं कि इनके परिचय से आप स्वयं रूबरू होंगे जब ये मंच पर अपनी बात रखेंगे। और मित्रों, एक ऐसे नौजवान वीर रस के कवि को आज हम आपके बीच लेकर आए हैं, जो धार जिले के पास में बदनावर और मनावर के बीच में एक छोटे से क्षेत्र से आते हैं, किंतु जब वो अपनी तेजस्विता को, अपनी ओजस्विता को मंच पर, माइक पर मुखरता से, प्रखरता से प्रतिपादित करते हैं, तो ये दुबले पतले चेचिस के रूप में बैठे हुए चश्मे और टीकेधारी प्रद्युम्न शर्मा भानु जब बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सारा पाकिस्तान और भारत यहाँ उपस्थित हो गया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से प्रद्युम्न शर्मा भानु का भी सम्मान कीजिए। ये मंच की परंपरा के अनुरूप मैंने आप सबको इन कवियों से रूबरू करवाया, परिचित करवाया। और बद्री भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? आप जा रहे हो? अच्छा, अरे इसको बिठा लो, ये भी एक कवि है, कोई बात नहीं। मौलिक पलोड़ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जोरदार तालियां मौलिक के सम्मान में भी बजा दो। अब कोई जाए नहीं, हाँ आप तो बिराजो। हाँ, ये लो, भरत भाई माला भी लेके आ गए हैं। अरे ये हमारा प्रतिनिधि है, आप चिंता ना करें, आपने सम्मान कर दिया, यही इसका सम्मान है। मौलिक पलोड़ भी मंच पर विराजित है। बेटा बैठ जा, चिल्लरों को नोटों के बीच में दबा लो थोड़ा सा। नहीं, कोई बात नहीं। अब माहौल उस तरह से होना चाहिए। देखिए, हास्य कवि सम्मेलन नाम दिया था भारत भाई ने, इसलिए हम आपको हंसाने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुए। हंसाने की बात करते हैं, काव्य माला के माणिकों से मुलाकात करते हैं और तालियां बजाकर दीजिए मंजूरी, काव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। लाल, हरे, पीले, नीले सतरंगी वेश धरते हैं, गुदगुदाहट भरी कविताएं अब हम पेश करते हैं। पिचकारी रंगों की
और भावों के रंगीन मिजाज से श्रोताओं दो अनुमति तो कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। आप लोग दीजिए ना, आपकी अनुमति के बिना ये बाजे बजने वाले नहीं हैं। मंच की गौरवशाली परंपरा के अनुसार सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच जो कवित्री, जो स्वर कोकिला उपस्थित हुई हैं, आदरणीय निशा पंडित जी से कि वो आए और हमारी मंची परंपरा के अनुसार माँ वीणा पाणी की वंदना करें, सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय निशा पंडित। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। उसके पश्चात यहाँ विराजमान सभी माँ शारदे के पुत्रों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी शुद्धि श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ और आदेश हुआ है माँ की वंदना का। मैं वंदना आरंभ करूँ उससे पहले चाहती हूँ कि एक बार घनघोर तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए। मैं माँ की वंदना आरंभ। जय हो वीणा धारणी, माता वीणा धारणी। वाह। तुम हो स्वर साम्राज्ञी। जय हो वीणा धारणी, जय हो वीणा धारणी। वाह। माता वीणा धारणी, तुम हो स्वर साम्राज्ञी। जय हो वीणा धारणी। श्वेत उज्ज्वल आंचल तेरा, कंठ कोकिला वाणी, कंठ कोकिला वाणी। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर मां, पूजे ज्ञानी ध्यानी। वाह, वाह। पूजे ज्ञानी ध्यानी। तुम स्वर की देवी हो माता, तुम स्वर की देवी हो माता। तुम हो जग कल्याणी। वाह 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 वाह। वीणा धारणी, माता वीणा धारणी। तुम हो स्वर साम्राज्ञी। जय हो वीणा धारणी। और आप सभी के लिए माँ से क्या चाहते हैं? स्वागत स्वागत स्वागत। अंधियारे मन दीप जलाकर, कर दो आज उजाला, कर दो आज उजाला। मात शारदे मन में विराजो, धर कर रूप निराला। वाह 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 वाह। धर कर रूप निराला। दया करो माँ हम बालक तेरे, दया करो माँ हम बालक तेरे। भटके क्यों हर वाह वाह वाह। जय हो वीणा धारणी, माता वीणा धारणी। तुम हो स्वर साम्राज्ञी। जय हो वीणा धारणी, जय हो वीणा धारणी। धन्यवाद। वाह। ये आदरणीय निशा पंडित जिन्होंने माँ वीणा से आग्रह किया कि इन सारे कवियों को बेहतरीन वर देकर इनके कंठ में विराजित हों। और आज जो माहौल आपके बीच, आइए बैठिए। मुख्य अतिथि आप जा रहे हो? हाँ, मेरे को हिमांशु को टिप्पणी करना पड़ेगी फिर। इसलिए मैं ये कहना चाहते कि अपन हंसने हंसाने के पारिवारिक वातावरण में बैठे हैं। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि हंसते हुए कटे ये जिंदगी तो अच्छा है। हंसते हुए कटे ये जिंदगी तो अच्छा है, क्योंकि आंसुओं में गम नहीं बहा करते, और गम के बादल छटेंगे तो खुशी आएगी, क्योंकि सुख दुख संग नहीं रहा करते। इसलिए हंसते खिलखिलाते रहो। हंसने का वरदान परमात्मा ने केवल इंसान को दिया है।
आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? आदमी यदि हंसना बंद कर दे तो समझ लेना वो गधा हो गया है। औरत यदि मुस्कुराना बंद कर दे तो समझ लेना कि वो भैंसत्व की ओर प्रयाण कर रही है। इसलिए हंसते खिलखिलाते रहो। मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आधा हंसने का माहौल तो कॉलेज में ही मिल जाता है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बता, एक किसान एक खेत को 15 दिन में जोतता है, तो 2 किसान उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बोलो सर आपका दिमाग खराब है क्या? खेत जब एक बार जोत चुका है तो जोतने की जरूरत क्या है यार इतनी ज्यादा? हाँ, वो एक बच्चे से मैंने बोला बता पैसिफिक महासागर कहाँ स्थित है? बोले सर मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा टेबल पे खड़ा हो जा। बोले सर यहाँ से भी नहीं दिख रहा। कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैंने कहा क्यों रे? एक बच्चे से मैंने कहा देख बेटा, अपन 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं ना, चीन में उतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगले दिन मैं कॉलेज में गया, पट्टा टेबल पे खड़े होके मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले चीन की आबादी बढ़ा रहा हूं। बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट। मैंने कहा क्यों रे होमवर्क क्यों नहीं करके आया? बोले सर लाइट नहीं थी। मैंने कहा लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेता। बोले सर माचिस नहीं थी। अरे मैंने कहा माचिस क्यों नहीं थी? बोले वो पूजा घर में रखी हुई थी। अरे मैंने कहा पूजा घर में से उठा लेता। बोले नहाया नहीं था। मैंने कहा नहाया क्यों नहीं था? बोले पानी नहीं था। अरे मैंने कहा पानी क्यों नहीं था? बोले मोटर चालू नहीं थी। अरे मैंने कहा मेरे बाप मोटर क्यों नहीं चालू थी? बोले वही तो रो रहा हूं कि लाइट नहीं थी। इतने इतने टैलेंटेड स्टूडेंट हैं इस देश में, टैलेंसी की कोई कमी नहीं है। एक बच्चा मेरे से ही पूछता पड़ता, बोला सर ये महिलाएं मांग क्यों भरती है? मैंने कहा बेटा ये महिलाएं मांग इसलिए भरती है ताकि इससे पता चलता है कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है। और वो बोलो पुरुष मांग क्यों नहीं भरते? मैंने कहा बेवकूफ, जो गोचर भूमि होती है, बंजर भूमि, उसकी कभी रजिस्ट्री होती है क्या? और बोला सर ये महिला की शादी होती है तो 2 लड़की आजू में 2 लड़की बाजू में क्यों आती? मैंने कहा गधे, कभी प्लाट की रजिस्ट्री करवाने गया है? अरे प्लाट की रजिस्ट्री करवाने जाओ तो चतुष्सीमा में खाली प्लाट दिखाना पड़ता है कि नहीं दिखाना पड़ता है? इतने टैलेंटेड स्टूडेंट। तो ये कहीं ना कहीं टैलेंसी का ही कमाल है। उस टैलेंसी की कृपा से, हाँ मैं यहीं इस रोड पे मेरा कॉलेज है। संजय भाई तुम बेटमा से आओगे तो सीधे मेरे कॉलेज ही पहुंचोगे। संस्कार कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मेरे कॉलेज की एक बस चलाते हैं, बस में छोरे छोरी बैठ के आते हैं। एक साइड लड़के बैठते हैं, एक साइड लड़कियां बैठती है। चंदन नगर चौराहे पे ड्राइवर टर्न मारता, वहाँ एक स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर पे जैसे ही ब्रेक लगाया, इधर का छोरा उछल के इधर की छोरी पे। छोरी ने बोला क्या कर रहे हो? बोले बीकॉम फर्स्ट ईयर। कितने टैलेंटेड स्टूडेंट। आदरणीय पारस जी बाहेती साहब आ गए हैं, आदरणीय पुष्पा भाभी जी आ गई। जोरदार तालियां बजाओ और उनके सम्मान में। ये उनकी कृपा से आयोजन हुआ है। ये हमारे वो माध्यम थे कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को, वाह जी आप प्रदान करें। संपत जी ये पढ़ा। सुरेश जी सिंघी, हाँ देख लो, देख लो, देश का यह काला धन भी अब गुलाबी हो रहा है। मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मैं इनकी कोई बात का बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि इनकी सूरत मेरी पत्नी से मिलती है। इनकी है और मेरी पत्नी की नहीं है। भाई साहब, वो जो लक्स साबुन बचे हैं वो मुझे दे दीजिए तो मुझे भी कोई गायत्री मिल जाए।
है। कविता पाठ तो बहुत करा, अब गायत्री पाठ भी हो जाए। मैं केरौन में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और अब मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। है। वाह वाह वाह। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव था, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ये अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। है। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, मैं वहां पाया जाता हूं। आज भाई साहब और माहेश्वरी समाज के आयोजन में उपस्थित हुआ हूं। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उस सब में ज्यादा सुंदर हूं, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की। भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूं भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा उसे ब्याज समेत लौटा कर ये भी देशभक्ति है। बढ़िया है। और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और इन सफेद देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। बढ़िया। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की। सफेद पोश दोजरी इसलिए कहना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि दिल्ली में सफेद पोश खड़ा होकर कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उसने बात बोली, समस्या ये कि उसने बात बोली, ये गर्दन पे छुरी रखने की बजाय यदि उसकी जुबान पे रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी, मैंने तो केवल 4 लाइनें लिखी। यदि आपको लग जाए कि सही हो गया हो तो यहाँ से वहां तक ताली बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिएगा और मुझे प्रारंभ कर दीजिएगा। उसने कहा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए। हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बराबर बांट देनी चाहिए, और जो जुबान भारत माता की जय ना बोल सके, मेरा तो कहना है उस जुबान को ही काट देनी चाहिए। वाह 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 वाह, जय हो। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंदोलन समाप्त। वाह, अपनी देशभक्ति इतनी है भाई साहब केवल। मैं कह रहा हूँ, और ये क्या काला काला करते हो भाई साहब? हाँ खींच लो। नहीं, मेरी फोटो खींचने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हालांकि मेरे फोटो आना नहीं है, और मैं बता दूं कार्यक्रम के बाद मेरे फोटो 1000-1000 रुपए में बिकते हैं। हंसने की बात नहीं भाभी जी, बच्चों को डराने के लिए। नहीं, ये सही बता रहा हूं मैं तो। अच्छा, आपने मेरी फोटो खींची, मुझे नहीं मालूम, बच्चे तो इतने बड़े हैं कि आपके डरेंगे नहीं। मुझे लगे भाभी इसको ही डराओगे। आपने शादी क्या मेरे भरोसे की? अपने दम पर डराओ नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं कि, और ये क्या काला काला करते हो भाई साहब? सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी, और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद। अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। वाह वाह वाह। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा उतार हुआ है। बढ़िया है, बढ़िया है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए।
इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाइए, क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। नहीं, मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है, सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, समय बहुत लग जाएगा। और आपको मालूम, समय किसी के पास नहीं, समय किसी के पास नहीं, क्योंकि माना बेबी को बेस पसंद है, माना बेबी को बेस पसंद है, सलमान को एस पसंद है, मालिया को केस पसंद है, लालू को भैंस पसंद है, और हमने चुना था प्रधान को देश के लिए, पर क्या करें, उनको तो विदेश पसंद है। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने कोई राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं, आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूं, यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति उस स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख राखी, 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली है, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूं भाई साहब कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना। नहीं, सही बता रहा हूं, किसी के हंसने की बात नहीं हिमांशु, किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 25 बुधवार, 38 गुरुवार, 45 शुक्रवार, 30 शनिवार, 32 रविवार और 16 सोमवार करे, तब मैं उसे प्राप्त हुआ। 16वें सोमवार के दिन वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे भगवान, मुझे सुंदर सुयोग्य वर दे, तो मैं तुझे 1,000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, तथास्तु। मैं घोड़ी पे सवार होकर जैसे उसके दर पे पहुंचा तो मुझे देखकर चिल्लाई कि हे भगवान, तेरा एक कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान भोलेनाथ भी ऊपर से ही बोले कि जैसा बीज डालो वैसे ही पुष्प खिलता है, और बेटा 1,000 रुपये के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। बढ़िया। तो मैं कह रहा हूँ नहीं कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। अभी गंगवाल बस स्टैंड पे पहुंचा तो एक जूते की पालिश वाला क्या कहने लगा, भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये पलोड़ जी मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए, पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। अच्छा, दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं, पत्नी ने कहा स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर की, आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर की। मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों, तो कि ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले रहते। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला है, तो सफेद करने के लिए बता। ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए मैं, भाई साहब और निशा पंडित। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। 13वीं मंजिल पे हमको ठहराया, इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई। तो वो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका निशा पंडित को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। हाँ, उसके बाद मुझे फेंका। हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए, अरे इस जले हुए को तो मत फेंको रे। बढ़िया है, बढ़िया है। नहीं, बात समझ में आ रही तो ताली बजाओ, क्योंकि आपकी तालियां निर्धारित करेगी कि मुझे यहाँ कितनी देर काव्य पाठ करना है। और मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना, भाई जी सही बता रहा हूँ पारस भैया, मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूं। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती तो शर्माए मत, ताली बजा। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। और ये बात बता रहे थे तालाब की, मैं बता दूं, मैं तो मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहराया हुआ स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा गया, कूद गया, तो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब मैं उदास होकर बैठ गया। इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर।
मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मल्लिका शेरावत स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि रे क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है? भाई साहब, जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे बूढ़े हुए तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई। नहीं, आसपास के लोग शंका पैदा हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई, ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती? वाह वाह वाह। मेरी तो यह स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेरिया और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं। बढ़िया। नहीं, सही बता रहा हूं मैं। ये पारस भैया मुझे देख के कहने लगे कि यार पलोड़ जी अपनों को कवि सम्मेलन कराना है, कोई बोरिंग थोड़ी कराना है। तो कि नहीं, ये कवि है? तो वो चावल की एक जना तो वो ये वेटर बोले क्या क्या चावल और कुकर के क्यों, तो क्या आप तो यही खाओगे नहीं? और मैं बता रहा हूँ, पिछली बार वेस्ट इंडीज 2020 वर्ल्ड कप जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो कि वेस्ट इंडीज 2020 वर्ल्ड कप जीत गई। मैंने कहा ऐसे मेरा क्या योगदान, तो कि नहीं आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर गलत जगह हो गए हो। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई साहब आपको कि आपने प्रोग्राम रविवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। घर से बाहर क्या निकलूं, घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की औरतें मुझे शनि महाराज समझ कर तेल चढ़ा जाती है और अगरबत्ती कान में घुस जाती है। ताली बजाओ एक बार। और भाभी जी बताऊं महिलाओं के बारे में क्या बात करें। अच्छा, मिलते जुलते शब्द होते हैं, मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने देखो वो भी कह रहा नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए तो ये पलोड़ जी खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। बढ़िया है, हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। तो मैं कह रहा हूं महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। मुझे तो याद है भाई साहब कि मैंने मेरी पत्नी से एक दिन मैंने प्रश्न किया कि क्या बता भगवान नहीं करे मैं मर गया तो तू किसके साथ रहेगी। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी। पूर्ण भारतीय महिला, मैंने उसे समझाया कि देख ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल ये होना है, प्रकृति का नियम है? तू सोच के भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी। उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अब भाभी जी ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। और मैं भाई साहब बता दूं मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है। आप लक्ष्य साबुन की बात करो, मेरी पत्नी इंदौर लेके ही मेरे को स्किन के डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर साहब को दिखाया, पूरा चेकअप वगैरह कराया। डॉक्टर साहब ने क्या कि कहीं नहीं हो जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख रुपए खर्च आएगा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो। कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी में इतना ही लगता है। मैंने कहा मैं कभी इतना खर्च नहीं कर सकता। तो कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी में इतना ही खर्चा आता है। तो मेरी पत्नी पीछे से बोली, कभी प्लास्टिक में ला दो तो मैं बता रहा हूँ महिलाओं के बारे में क्या बात करें। अच्छा मैं भाई साहब मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। 2 मिनट बैठ जा यार भाई, बैठ जा, तुझे मेरे कलर की कसम। अरे अभी पानी वानी सब पिलेंगे, प्यास ही नहीं लग रही इनको, जबरदस्ती पानी पिला रहा। बोल तो हम रहे ना, बैठ जा तू। तो मैं कह रहा हूँ मैं तो महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ भाभी जी, सही बता रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उसमें मुझे पुरुष देख के खुश होना हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं।
नहीं, ये सुबह मालूम हो सकता है आज रात में आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाए। महिलाएं खुश हो जाती है, उनका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी मेरे से प्रेम नहीं करती है, वो मेरे से बहुत प्रेम करती है, और वो इसलिए क्योंकि मेरी 1.5 करोड़ की बीमा पॉलिसी है। और मुझे देखती और कहती कि आ गई मेरी लॉटरी, क्या मालूम कब पक जाएगी। अच्छा मैं बता रहा हूँ नहीं भाई साहब कि मेरे साथ तो समस्या है, मैं अगर किसी महिला को नहीं देखूं तो क्या देखो काला कट देख भी नहीं रहा है, और देखूं तो क्या काला घुर के देख रहा है। अब मैं तो आया जब से इसी समस्या में उलझा हुआ हूँ कि निशा पंडित मुझे हंसकर देख रही कि देख कर हंस रही है। कभी कभी सोचता हूँ भाई साहब कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ कि इस देश में शेर बचे ही कितने हैं। वाह वाह। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की हैं, इस देश में शेर बचे ही कितने बता रहा हूँ ना भाई साहब कि एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। सुहानी शाम में अरमान नए नए जग रहे थे, हम पत्नी को अनारकली और खुद को सलीम समझ रहे थे। पत्नी भी इस मौके का फायदा पूरी ईमानदारी से उठा रही थी और अपनी पेंडिंग मांग बारी बारी से पूरी करवा रही थी। तभी तू नक्कर बोली कि बातें मत बनाओ और मुझे कितना प्यार करते हो बताओ। मैंने कहा मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ और तेरा झूठा जहर भी बिना देखे पी सकता हूँ। मैं पत्नी से कह गया ये बात ही बात में कि ताजमहल जैसा कमरा जरूर बनाऊंगा तेरी याद में। मैंने इस पल का कई दिनों से अरमान सजा रखा है और तू घबरा मत, मैंने इस महंगाई की वजह से ईंट सीमेंट सरिया सब पहले से मंगा रखा है। तू अपनी कही हुई बातों पर अमल कर तो सही और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, पर तू पहले मर तो सही। पत्नी तुरंत आ गई क्रोध में। विचार उसने भी रखे अपने प्रतिशोध में कि तुम मेरे मरने का इंतजार करते हो, देखना जरूर पछताओगे और मेरे मरने के बाद कहीं दूसरा ब्याह तो नहीं रचाओगे। मैंने कहा प्राण प्रिय, हम तुम्हारी यादों से ये संसार सजाएंगे और जब तक तेरी 13वीं नहीं हो जाए दूसरा ब्याह नहीं रचाएंगे। पत्नी फिर जल्लाई, जोर से चिल्लाई कि प्राण प्रिय, मैं भी तुम्हारी यादों से ही ये संसार सजाऊंगी और तुम मेरी याद में ताजमहल बनाओ ना बनाओ, मैं तुम्हारी याद में कुतुब मीनार जरूर बनाऊंगी, बनाकर रखूंगी उसे अप टू डेट। और जब भी दूसरा ब्याह किया था अपने नए पति करूंगी भेंट। हम दोनों एक दूसरे से खफा हो गए, कुछ देर के लिए समझो बेवफा हो गए। दोनों खड़े हो गए चुप्पी को साथ कर, एक दूसरे के विरोध में अपने हाथों को बांध कर। कुछ देर को यूं लगा जैसे तूफान में सन्नाटा छा गया। तभी मेरा बेटा दौड़ता हुआ आ गया और कहने लगा कि पापा अंधेरों की पीड़ा क्या जाने, रहनुमा उजालों के, अरे हाथ काट दे जाते ताजमहल बनाने वालों के। हाथ काट दिए जाते ताजमहल बनाने वालों के। मम्मी आपका दिमाग और पापा आपका खोपड़ा अच्छा है और सोचो इन बेकार की, तो मम्मी आपका दिमाग और पापा आपका खोपड़ा अच्छा है और छोड़ो इन बेकार की बातों को, क्योंकि ऐसे ताजमहल से तो अपना झोपड़ा ही अच्छा है। वाह 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 वाह। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। हमने एक नहीं दो दो काली मटकी रखी है, ऐसा थोड़ी है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की। मैं 4 लाइनें कहकर अपनी बात को समाप्त कर देता हूं कि क्यों करता ऐसी बातें कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना। वाह 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 वाह। आप क्या भाई साहब, मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उसे समझाया कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें तो मैं माँ सरस्वती का बेटा केवल 4 लाइनें रख के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। महिला शक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी बहन
निशा पंडित यहाँ मौजूद है, तब मैं कहना चाहता हूँ कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी। खूबसूरत बात से अपनी बात को समाप्त किया इस हास्य कवि संजय खत्री ने। घनानंद घनश्याम बरस रहे हैं, ये माहौल को और ज्यादा उम्दा बनाने के लिए, और ज्यादा रस प्रदान बनाने के लिए इस इंद्र देवता ने आप पर कृपा की है। संजय भाई ने बेटियों की बात करके इस बात को, अपनी बात को समाप्त किया। मैं कहना चाहता हूं संजय भाई कि लड़की यदि भाभी है तो समता का रूप है। आई बेटी, लड़की यदि भाभी है तो समता का रूप है, मामी मौसी बुआ है तो ममता का रूप है, और लड़की यदि बेटी है तो गुनगुनी धूप है, और लड़की यदि माँ है तो परमात्मा का रूप है। उस स्वरूप को साकार करने वाले संजय खत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, निसंदेह अच्छी बात थी, पर ऐसा नहीं है, उनने आपको मस्त कर दिया। और एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी मस्ती को जिंदा रखो यार, क्योंकि कोई कवि कहता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोगों को देखकर लगता है ये जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, इसलिए मस्ती जिंदा रखो, क्योंकि ये आदरणीय भरत जी ने हमको एक काम दिया है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का, क्योंकि आंखों में आंसू देने के लिए तो आपके सगे रिश्तेदारी काफी है। हाँ, दौर ऐसे ही है, भाई भाई का नहीं हो रहा है। ऐसे दौर में कहना चाहता हूं कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई नहीं देते हैं, करने को हिसाब पाई पाई नहीं देते हैं, और आज करेंगे पिताजी वसीयत दौलत की, इसलिए इकट्ठे हम चारों भाई नहीं रहते हैं। उस दौर में जब ये परिस्थितियां हो, तब कहीं न कहीं ये कवि आपके लबों की मुस्कुराहट को बरकरार रखकर वो पैगाम देते हैं कि आप एक रात ही सही कम से कम अपने अंतर्मन में उस हंसी के फव्वारे को तो कारगर बना सकें। कामयाबी के लिए जरूरी है। मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे बीच एक युवा कवि बैठे हैं, नाम है उनका प्रद्युम्न शर्मा भानु। शक्ल सूरत से युवा दिख रहे हैं। युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। जैसे वायु वातावरण में भ्रमणशील होती है, पूरब की परिपक्वता से लगाकर पश्चिम की पुनर्रचना तक, और उत्तर की उत्तरापेक्षा से लगाकर दक्षिण की प्रदक्षिणा तक सिर्फ युवाओं का साम्राज्य है। युवा केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि युग निर्माता भी साबित हो रहा है। युवा क्रीड़ांगन का सिरमौर ही नहीं बल्कि सम्रांगन का रणबांकुरा भी है। और युवा कल्पना और सुनीता के रूप में अंतरिक्ष विजेता ही नहीं बल्कि AR रहमान के रूप में वंदे मातरम का नया सांगीतिक उद्घोष भी है। युवा युवराज के बल्ले का विस्फोट ही नहीं बल्कि मित्तल की लोहा मनवाती चोट भी है। और युवा कारगिल पर लहराता तिरंगा ही नहीं बल्कि विश्व सुंदरी का ऐश्वर्य ताज भी है। और ऐसे युवाओं पर हमको नाज भी है। मैं कहना चाहता हूं, प्रद्युम्न भाई को इन पंक्तियों के साथ उठाना चाहता हूं कि विचारों के उबलते हुए ज्वालामुखी का लावा है युवा, शक्ति के दुग्ध की तपन से तपा हुआ मावा है युवा, सोए हुए सांप को छेड़ने की फंकार है युवा, स्वर संगीत और वाद्य की वीणा की झंकार है युवा, एवरेस्ट से ऊंची चट्टान है युवा, गव्वर से गहरी खान है युवा, सागर के ज्वार भाटों और थपेड़ों से युक्त तूफान है युवा, और असंभव को संभव बना देने का आह्वान है युवा। भाई प्रद्युम्न शर्मा भानु